नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग व्यंजन ध्वनियों पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन की परिभाषा जानेंगे और व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव क्या होते हैं। चलिए बढ़ते हैं और इसे विस्तृत रूप से जानते हैं। एक और जरूरी बात, स्वर और व्यंजन का वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप स्वर और व्यंजन बकायदा डिटेल में जानना चाहें तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आप इसे बेहतर से व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण समझ सके। वहां पर बेसिक बताया गया और यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन पर, यानी कि व्यंजन क्या होता है। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव क्या होते हैं? जीभ या ऊंट, क्या जीभ या फिर हमारा निचला ऊंट मुख के ऊपरी भाग के विभिन्न स्थानों को छूकर या उसके निकट पहुंचकर मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं, व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। अर्थात वे ध्वनियां, ये ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव जो है मुख के ऊपरी हिस्से में जाकर, यानी कि जो उच्चारण स्थान है, या तो उसे छू लेता है या फिर उसके नजदीक जाकर जो फेफड़ों से हमारे वायु आ रही है उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। और ऐसे में जो ध्वनियां निकलती हैं वो क्या है? व्यंजन ध्वनियां। अब इसके बाद सभी व्यंजन अवरोधी ध्वनियां होती हैं, यानी जितने भी व्यंजन बनते हैं सब अवरोध से ही बनते हैं। व्यंजन कितने होते हैं इस पर पिछले वीडियो में बात की है हमने, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको बाकी चीजें क्लियर हो जाएं। बढ़ते हैं आगे। तो उच्चारण स्थान क्या होता है? जहां उच्चारण अवयव यानी कि जीभ या निचला ओठ ऊपर जाकर फेफड़ों से आने वाली वायु का अवरोध करते हैं, वही क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। और इस दृष्टि से ऊपरी ओठ, ऊपरी दांत, वर्ष या फिर दंत मूल, दंत का मूल यानी दांतों का मूल जहां है, ठीक है, कठोर तालु, मूर्धा, कोमल तालु यानी कि कंठ, ठीक है, पीछे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, उसे कोमल तालु कह लीजिए या फिर कंठ कह लीजिए, तथा स्वर तंत्र यानी कि वोकल कार्ड प्रमुख उच्चारण स्थान है, ठीक है। अब उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं यहाँ पे आप जान गए। और ऊपरी ओठ व ऊपरी दांत वे स्थान है जहां निचले ओठ द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। जो ये ऊपरी दांत होते हैं हमारे, ये देखिए, ये और ये जो ऊपरी ओठ है ये निचले ओठ द्वारा यहाँ पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, जैसे वाह, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद जबकि जो अन्य उच्चारण स्थान है उन पर कौन अवरोध उत्पन्न करता है? उन पर अवरोध उत्पन्न करने का काम जिह्वा का होता है, अर्थात हमारी जीभ का होता है। इस अवरोध की प्रक्रिया में जिह्वा की नोक यानी कि ये आगे वाला हिस्सा, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग हिस्सा लेते हैं किसमें? अवरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया में, ठीक है। किसी शब्द में अवरोध उत्पन्न करने के लिए जीभ की नोक आएगी, मध्य भाग आएगा, पश्च भाग आएगा, अग्र भाग आएगा, ऐसे ही होता है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। दो प्रकार से किया जाता है, स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। अब देखते हैं हिंदी व्यंजनों का स्थान के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि स्थान के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा। उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान के निकट किसी भाग पर अवरोध उत्पन्न करता है, यानी जो उच्चारण अवयव है वो उच्चारण स्थान के किसी भाग पर जाएगा और अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी कि ऊपरी हिस्से पर जाएगा, छुएगा, अवरोध बनाएगा या फिर उसके नजदीक जाकर अवरोध बनाएगा, ठीक है। और इस आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे ओष्ठ, दंत, तालव्य, कंठ, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, स्वर तंत्रीय आदि, यानी कि इस तरीके से अवरोध उत्पन्न किया जाता है। इनको हम देखते हैं डिटेल में। जब हमारे जो उच्चारण अवयव है वो उच्चारण स्थान को जाकर कंठ पे टच करेंगे, छुएंगे, तो
उससे निकलने वाली ध्वनियां जो होती हैं वो कंठ कहलाती हैं। ताल ऊपर टच करेंगे, छुएंगे तो उसे तालव्य, उससे जो ध्वनियां उत्पन्न होंगी तालव्य कहलाएंगी। ठीक है, ऐसे मूर्धन्य, दंत, वत्स, ठीक है, वत्स मतलब दंत मूल, ध्यान रखिएगा। ओष्ठ, अगर निचला ओठ ऊपरी ओठ को टच करेगा, छुएगा तो इससे जो ध्वनियां बनेगी ओष्ठ कहलाएंगी। ऐसे दंतोष्ठ और स्वरतंत्री ध्वनियां होंगी। तो कंठ ध्वनियां कौन कौन सी? का, खा, गा, घा, अंगा। का, खा, गा, घा, अंगा। यहां देखिए जो उच्चारण स्थान जो है, उच्चारण और जहां जा रहा है वो क्या है? कंठ है, ठीक है, या फिर कोमल तालव्य है। देखिए का, खा, गा, घा, अंगा कहाँ निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है। आप महसूस करेंगे तो पाएंगे। तालव्य यानी कि ताल से, देखिए चा, जीभ हमारी कहाँ छू रही? देखिए ताल को छू रही है। चा, छा, जा, झा, न्या। देखिए चा, छा, जा, झा, न्या। देखिए हमारी जो जीभ है कहाँ टच हो रही? ताल पे टच हो रही। ठीक है, अब मूर्धन्य टा, ठा, डा, ढा, रा और रा, ढ़ा, खा, यानी कि जो सा से षटकोण वाला होता है, ये क्या है? ये सब मूर्धन्य ध्वनियां। दंत, अब देखिए ता, ता कहाँ टच हो रही हमारी जी? दांतों को टच कर रही। ता, था, दा, धा, ना। वत्स यानी कि दंत मूल, देखिए सा, जा, कौन सा जा? जो नुक्ता वाला होता है, फारसी से आया हुआ जो जा है वो वाला। सा, जा, रा, ला, ये क्या है? वत्स है। ओट्स, पा, फा, बा, भा, मा। अब दंतोष्ठ देखिए, दांत और ओष्ठ दोनों को टच करेंगे। देखो वा, फा, वा, फा, कौन सा फा है वाला? ये फारसी वाला फा है जिसमें नीचे नुक्ता लगा रहता है। स्वर तंत्री यानी कि वोकल कार्ड से क्या निकलता है? हा, हा, हा। देखिए कहाँ निकल रहा है? वोकल से निकल रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्वर तंत्री। कंठ में कौन कौन सी ध्वनियां हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, कंठ में का, खा, गा, घा, अंगा। तालव्य में चा, छा, जा, झा, इया। ऐसे याद करिए, कंठ तालव्य। मूर्धन्य दंत, वर्ष, ओट्स, दंतोष्ठ और स्वरतंत्री। कंठ में का, खा, गा, घा, अंगा। तालव्य में चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ढा, रा और फिर रा, ढ़ा, सा से षटकोण वाला सा। उसके बाद दंत में देखिए ता, था, दा, धा, ना। देखिए एक तरफ से आ रहा है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। देखिए कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। ठीक है, कंठ में का, खा, गा, अंगा। तालव्य में चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ढा, रा, रा, ढ़ा, सा। दंत में देखिए ता, था, दा, धा, ना। वत्स में देखिए यानी कि जो दंत मूल है वहां से देखिए सा, जा, राला, सा, जा, राला, ऐसे याद करिए। सा, जा, राला वर्ष है। ठीक है, जा कौन सा वाला है? नुक्ता वाला है, ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखिए ओष्ठ। ओष्ठ में क्या है? पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा, ऐसे याद करिए। दंतोष्ठ में क्या है? वा, फा, वा, फा, वा, फा। कौन सा फा है? नुक्ता वाला फा है यहाँ पे। स्वर तंत्री में एक शब्द है हा, ऐसे ही आप याद करेंगे। अब दूसरे तरीके पर चलते हैं, जो दूसरा विभाजन है वो किस प्रकार किया जाएगा? तो हिंदी व्यंजनों का प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि प्रयत्न के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का 3 विभाजन किया जाता है, जिसमें एक है अवरोध की प्रकृति के आधार पर, दूसरा है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर और तीसरा है श्वास की मात्रा के आधार पर, यानी किस मात्रा में श्वास बाहर निकल रही है। अवरोध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? पहला देखते हैं कि जो 3 विभाजन किए गए उसमें पहला वाला कि अवरोध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहले क्या? स्पर्शी व्यंजन। जब उच्चारण अवयव क्या होते हैं? ओठ या फिर जीभ उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध करता है, तब जो व्यंजन उच्चरित होते हैं स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए स्पर्शी से याद रखिए, उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श कर लेगा तो जो ध्वनियां निकलेंगी स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, इसमें का, टा, ता, वा और पा वर्ग के पहले 4 व्यंजन शामिल है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, का वर्ग से लेकर
पा वर्ग तक के पहले 4 व्यंजन आते हैं जिसमें चा वर्ग नहीं आता, चा वर्ग को छोड़कर। अब देखिए उदाहरण कैसे, का वर्ग में क्या क्या है, का खा गा घा, अंगा नहीं होता, ठीक है, क्या बताया गया है, पहले 4। फिर चा वर्ग नहीं होता है, टा वर्ग टा ठा डा ढा, ठीक है, और उसके बाद ता वर्ग में ता था दा धा, ना नहीं होगा। पा वर्ग में पा फा बा भा, ये है स्पर्शी व्यंजन। आगे बढ़ते हैं, अगला है संघर्षी व्यंजन। अभी हमने जाना स्पर्शी व्यंजन, जो स्पर्श करने के बाद उत्पन्न होती है ध्वनियां, क्या होती है, संघर्षी व्यंजन, और सॉरी स्पर्शी व्यंजन। और जो संघर्ष करेंगी, यानी कि अब देखिए इसकी पहले डिफिनीशन देखिए, परिभाषा, फिर आगे चलते हैं। संघर्षी व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान के अत्यंत निकट आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, छुएंगे नहीं, निकट आ जाएंगे, टच नहीं करेंगे। टच कहाँ करते हैं, स्पर्शी में, और संघर्षी में क्या होगा, ऐसे करीब आ जाएंगे, और करीब आ गए तो इसके बीच से जो वायु निकलेगी क्या होगी, दोनों बीच में संघर्ष करते हुए, घर्षण करते हुए निकलेगी, तो इससे जो ध्वनियां उत्पन्न होंगी संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। संघर्षी व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान के अत्यंत निकट आ जाते हैं, जिससे वायु दोनों के मध्य घर्षण करती हुई निकलती है और संघर्षी व्यंजनों का निर्माण करती है। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, सा, शा, शा, हा, खा गा जा फा। खा गा जा फा कौन से हैं, जो फारसी से आए हुए वर्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें अर्धस्वर, लुंठित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन शामिल होते हैं। सबसे पहले जानते हैं अर्धस्वर क्या है। अर्धस्वर यानी कि अर्धस्वरों के उच्चारण में जीभ स्वरों की तुलना में अधिक ऊपर उठती है, लेकिन इतना ऊपर नहीं उठती कि वायु का मार्ग अवरुद्ध करे। यानी कि जैसे हम बोलते हैं आ ई ऊ, अब देखिए जीभ इसमें बहुत कम उठती है या फिर नहीं उठती, लेकिन जब अर्ध स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ थोड़ी ज्यादा ऊपर उठेगी, लेकिन इतना ऊपर नहीं उठेगी कि वायु के मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न हो। ठीक है, अवरोध। अब इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, तो इसमें या वा, ये व्यंजन क्या है, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। इन्हें अर्ध स्वरों की श्रेणी में रखा जाता है। कौन कौन से, या और वा। अगला है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या है, जब जीभ की नोक मुख के मध्य भाग में आकर बार बार आगे पीछे गिरती है, तो इस प्रकार उच्चरित व्यंजन लुंठित व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे रा रा रा, हमने रा बोला, देखिए जीभ आगे गई पीछे गई आगे गई, इस तरीके से होता है लुंठित व्यंजन। इसमें कौन है, रा। पार्श्विक व्यंजन क्या है, पार्श्विक व्यंजनों में जीभ की नोक मुख के बीच आकर एक ओर या दोनों ओर पार्श्व बना लेती है। पार्श्व क्या होता है, खिड़की होती है। जैसे ऐसे करके जीभ आ गई तो दोनों तरफ क्या है, हवा पास होने भर की जगह है, तो ये क्या बन गई, खिड़की बन गई। और इसी पार्श्व से होकर क्या होता है, हवा बाहर निकल जाती है, तो इससे जो वर्ड उच्चरित होता है वो क्या है, ला। क्या है, ला। ला कैसा व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आखिरी जो चीज है वो है उच्छिप्त व्यंजन। क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिप्त व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर पहले मूलधा को स्पर्श करती है और फिर झटके से नीचे गिरती है। जैसे रा 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 रा, देखिए ये क्या है, ये उच्छिप्त व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण में जो दूसरा वर्गीकरण करते हैं वो है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्गीकरण। इसमें क्या आता है, इसमें अघोष और सघोष व्यंजन आते हैं, इसे समझते हैं। देखिए कैसे समझेंगे, जैसे हमारे गले में स्वर तंत्रियां होती है, यानी जिसे हम वोकल कार्ड कहते हैं। फेफड़े से निकलकर मुख तक आने वाली वायु इन्हीं स्वर तंत्रियों से टकराती है। जैसे फेफड़े से वायु निकल रही है तो सबसे पहले वोकल कार्ड में आई, फिर वहां से बाहर आई। ठीक है, जिसके कारण ये एक प्रकार से झंकृत होती है। ठीक है, वाइब्रेट होती है, और इस झंकार के फलस्वरूप एक गूंज उत्पन्न होती है, और यही गूंज संस्कृत में क्या कहलाती है, घोष कहलाती है। क्या, घोष, गूंज।
ठीक है। अब वायु आई फेफड़े से वोकल कार्ड में, ठीक है, और उससे टकराई तो एक प्रकार की झंकार उत्पन्न हुई। क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ। और इसी वाइब्रेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। और इस तरह कुछ व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे के इतना निकट आ जाती हैं कि उनकी यह गूंज मुख तक आने वाली वायु में शामिल हो जाती है। इसे ही सघोष व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब ये गूंज जो है इतने पास आ गई हमारी स्वर तंत्रियां कि जो वायु आ रही है वो भी, मतलब गूंज के साथ वायु भी बाहर आ गई, मतलब वायु के साथ गूंज बाहर आ गई, ऐसे कहें। वायु के साथ क्या हुआ? गूंज भी बाहर आ गई। तो यही क्या है? सघोष व्यंजन है। और कुछ व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर दूर होती है, अतः उनकी गूंज वायु में शामिल नहीं हो पाती। यानी कि वहां पे गूंजी तो, लेकिन शामिल होकर बाहर नहीं निकल पाई। अब देखिए, अब सघोष में क्या हो रहा है? वायु के साथ गूंज भी बाहर आ रही है, ठीक है। लेकिन जो अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन में क्या हो रहा है? वायु के साथ जो घोष है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, जो गूंज है वो बाहर नहीं आ पा रही है। और इस स्थिति में जो व्यंजन उत्पन्न होते हैं वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के व्यंजन जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट आ जाती हैं, और इस निकट के कारण उनके, जब वो निकट आ जाती है और एक गूंज उत्पन्न होती है और वह गूंज मुख के साथ बाहर आ जाती है, तो ऐसे व्यंजनों को सघोष व्यंजन कहते हैं। और जब स्वर तंत्रियां इतने निकट नहीं आ पाती कि गूंज उत्पन्न होकर बाहर तक आ सके, तो ऐसे व्यंजनों को अघोष व्यंजन कहते हैं। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा व्यंजन अघोष और शेष 3 व्यंजन सघोष होते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सारे वर्गों के, ठीक है, जो पहले 2 व्यंजन है वो क्या है? अघोष है। और बाकी जो 3 व्यंजन है वो क्या है? सघोष है। जैसे उदाहरण में देखिए, का वर्ग, का वर्ग में का खा अघोष, गा घा अंगा सघोष। चा वर्ग, चा छा अघोष, जा झा इया क्या? सघोष। टा वर्ग, टा ठा अघोष, डा ढा ड़ा क्या है? सघोष। ता वर्ग, ता था अघोष, दा धा ना सघोष। पा वर्ग, पा फा अघोष, और सघोष बा भा मा। तो इस तरीके से याद रखिए, पहले 2 वर्ड क्या है? अघोष है, बाकी 3 सघोष। इस तरीके से याद करिए, 1-2 बार आप वीडियो देखिएगा, आपको एकदम बकायदा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रयत्न के आधार पर जो तीसरा वर्गीकरण हमने किया वो क्या है? श्वास की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। इसमें क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन शामिल होते हैं। अब देखिए, अल्प, महा, प्राण, अब यहाँ तीनों शब्द समझिए। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। महा का मतलब क्या होता है? अधिक। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। यानी कि जब वायु कम आई तो अल्प प्राण, जब वायु अधिक आई तो महाप्राण। अब इस प्रकार जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु यानी कि श्वास निकलती है, अल्प प्राण, तथा जिनमें अधिक मात्रा में वायु निकलती है, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। समझे कैसे? जैसे का, का, का कम वायु निकली, खा अधिक वायु निकली, ठीक है। का क्या हुआ? अल्प प्राण। खा क्या हुआ? महाप्राण, ठीक है। और हिंदी में प्रत्येक वर्ग के प्रथम तथा तृतीय, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा जो व्यंजन होता है वो क्या है? अल्प प्राण है। और दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है, ठीक है। पहला, तीसरा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण, ठीक है। ऐसे ही इसको आप याद करेंगे। जैसे अल्प प्राण का, गा, पहले का वर्ग में देखिए, का और गा पहला और तीसरा, अल्प प्राण खा और घा दूसरा और चौथा, महाप्राण, ठीक है। और ऐसे मैं अल्प प्राण पढ़ देता हूं और महाप्राण पढ़ देता हूं, आप देख लीजिएगा। का, गा, चा, जा, टा, डा, ता, दा, वा और बा क्या है? ये अल्प प्राण है। अब महाप्राण खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा, भा, ये क्या है? महाप्राण है, ठीक है। पहला, तीसरा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने जाना व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण। यहाँ पर हमने जाना व्यंजन क्या होते हैं, उसकी परिभाषा देखी।
व्यंजन के बारे में और जानना चाहें, स्वरों के बारे में और जानना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप जान सकते हैं। और इस वीडियो में हमने जाना उच्चारण अवयव क्या होते हैं, उच्चारण स्थान क्या होता है, व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, जिसमें हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर, यानी कि दो तरीके से। स्थान के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ आदि प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया। और प्रयत्न के आधार पर तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है प्रयत्न वाला, इसको हमने देखा। अवरोध की प्रकृति के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर और श्वास की मात्रा के आधार पर। अवरोध की प्रकृति के आधार पर स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें अंतस्थ व्यंजन के तीन भाग किए हमने, अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्वी। और एक वर्गीकरण और इसी में होता है जिसे बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये हुआ अवरोध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। उसके बाद स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्गीकरण किया गया, जिसमें अघोष और सघोष हुए। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने कम समय में अधिक जानने की कोशिश की है। ये आपकी हिंदी व्याकरण की श्रृंखला चल रही है, जुड़ना ना भूलिए। इसमें आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार शाम को 6 बजे एक वीडियो रिलीज होता है। आप इसे देखते रहिए। और इसी प्रकार से हिंदी साहित्य की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग कर रहे हैं। उसमें सोमवार, मंगलवार और बुधवार शाम को 6 बजे एक वीडियो, एक क्लास रिलीज होती है। आप उसे देखना ना भूलिए। इस तरीके से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण बेसिक टू एडवांस क्लियर होता चला चलेगा। चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन दे रहे हैं, या फिर कोई नेट वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको यहाँ से निश्चित तौर पर हेल्प मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियोज हेल्पफुल रहते हैं, आपको मदद मिलती है, तो वीडियोज को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।